नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के बीच अब दूरियां कम होने लगी हैं। 24 घंटे के भीतर ही दोनों के बीच दूसरी बार बातचीत होने से फिर से सियासी माहौल गर्मा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने मोबाइल फोन पर ऊर्जा मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत से बात की। उन्होंने कहा कि पिटकुल कार्मिकों का मसला हल होना चाहिए। बातचीत में डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि वह मांगों के समाधान के लिए प्रयासरत हैं। पिछले 4.5 साल से ज्यादा समय से हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। दोनों एक दूसरे को निशाने पर लेते रहे हैं। बीते रोज हरीश रावत ने आपदा प्रभावित क्षेत्र से ही कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से मोबाइल फोन पर बात की थी। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में सोमवार को मीडिया से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरक सिंह समेत पिछली कांग्रेस सरकार के खिलाफ बगावत करने वालों को लोकतंत्र का रावण करार दिया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस के बागियों को कांग्रेस फिर से एक बार अपनी पार्टी में शामिल करेगी? हरीश और हरक की 2 बार टेलीफोन पर बातचीत के बाद क्या ये समझा जाए कि दोनों के बीच बर्फ पिघल चुकी है? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। हरक सिंह रावत जी पूर्व कांग्रेसी हैं और निश्चित ही आप देखिए कि कुमाऊं मंडल में भयंकर आपदा आई है। हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। उसी परिप्रेक्ष्य में हरीश रावत जी ने डॉक्टर हरक सिंह रावत जी से बात करी कि जहाँ ज़्यादा आपदा आई है वहाँ वन विभाग की भूमि है और वन विभाग उस क्षेत्र का पटा हुआ क्षेत्र है और आपके पास वन विभाग है। आइए और देखिए और जनता के साथ खड़े हुए। और दूसरा विषय आप कह रहे हैं कि उनकी घर वापसी का, देखिए हमारे केंद्र नेतृत्व भी कह चुका है और हमारा जो उत्तराखंड का नेतृत्व है, चाहे नेता प्रतिपक्ष हों, चाहे माननीय हरीश रावत जी हों, माननीय गणेश गोदियाल जी हों, हमारे कुछ इश्यूज़ हैं जो हरीश रावत जी ने इश्यूज को दोहराया है। अगर वो केंद्रीय नेतृत्व हमारा राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी इन इश्यूज को क्लियर कर लेते हैं तो राजनीति में दरवाजे हमेशा हमारे नेता कहते रहे बंद नहीं होते। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पास में खोने के लिए कुछ नहीं है और कांग्रेस के पास में मुझे लगता है कि शायद अब वो मुझे नहीं मालूम कि कितने लोग उनके पास में प्रस्ताव भेज रहे हैं। और पहले तो ये कह रहे थे कि माफ़ी मांगे तब हम लेंगे, तो कितने लोगों ने माफ़ी मांग के उनके यहाँ एंट्री ली है? सार्वजनिक तो हमें कुछ दिखा नहीं है क्योंकि एक मंत्री तो गए हैं वहाँ पर और हमने तो कहीं नहीं देखा कि उन्होंने माफ़ी मांगी है। तो मुझे तो उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। और वो नाम भी खोले भी, जो जाना चाहता है बताएं कि आखिर कौन जाना चाहता है जिसको वो लेना नहीं चाहते हैं। तो ये सारी बातें केवल अभी चुनाव के समय जो है अफवाहें फैलाना, इस तरीके की राजनीति केवल कांग्रेस पार्टी करती है। इसलिए मुझे लगता है कि हमको इन सब विषयों को लेकर बहुत गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। भारतीय जनता पार्टी पूरी एकजुटता के साथ में 2022 का चुनाव लड़ेगी, फतह भी करेगी और अपनी सरकार भी बनाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दल बदल के व्यापारी हैं उत्तराखंड में और दल बदल को बढ़ावा देकर चुनावी सरगर्मी को बढ़ा रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और जिस प्रकार से हरीश रावत जी और हरक सिंह रावत जी के बीच में जो बयानबाजी एक कॉमेडी सीरियल की तरह रिलीज हो रही है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच कोई खिचड़ी पक रही है और कोई ना कोई समझौता हो रहा है ताकि हरक सिंह रावत जी वापस कांग्रेस में आ पाएं। और हरक सिंह रावत जी की रुख में भी जो नरमी आई है उसी का एक संकेत लगता है। जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया अभी कि मैं सरकार में काम नहीं कर पाया, तो उससे साफ है कि कहीं ना कहीं उनका झुकाव जो है अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस की तरफ है। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और मौजूदा बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के बीच सियासी दूरियां मिटती नजर आ रही है। हरक सिंह ने हरीश रावत को अपना बड़ा भाई जहां बताया, वहीं पूर्व सीएम ने हरक सिंह को फोन करके आपदा प्रभावित लोगों को मदद करने की गुहार लगाई है। बड़ी बात यह है कि 24 घंटे के भीतर 2 बार दोनों नेताओं के बीच अच्छी खासी बातचीत हुई है। साथ ही इस दौरान ये कहा गया कि आपदा के समय तो सांप और नेवला भी एक हो जाते हैं और हम तो भाई हैं। इससे जाहिर होता है कि दोनों नेताओं के रिश्तों पर जमी बर्फ अब पिघलने लगी है। माना यह भी जा रहा है कि हरक सिंह रावत की हरीश रावत से नजदीकियां उत्तराखंड की सियासत में बड़ा फेरबदल कर सकती हैं।
हरीश रावत ने भले ही हरक सिंह से आपदाग्रस्त क्षेत्रों को गांव में विस्थापन करने को लेकर बात की हो, लेकिन उन्होंने जिस तरह से सांप और नेवले का उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की है, इसके भी कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक दोनों ही नेताओं के बीच 36 के आंकड़े रहे हैं। दरअसल साल 2016 में हरीश रावत सरकार गिराने की पटकथा लिखने में हरक सिंह रावत की अहम भूमिका थी, इसलिए हरीश रावत उसी वक्त से हरक सिंह रावत से काफी ज्यादा खफा थे। इसलिए हाल ही में पूर्व मंत्री यशपाल आर्य के कांग्रेस में घर वापसी के बाद हरक सिंह के भी पाला बदलने के कयास लगाए जा रहे थे, जिसके चलते हरीश रावत ने बगावत करने वाले नेताओं को अपराधी, पापी जैसे शब्दों से नवाजा था। तो हरक सिंह ने भी उन्हें फंसाने और षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था। अब उत्तराखंड की सियासत में अचानक 2 दिन से हरक सिंह रावत का हृदय परिवर्तित होता नजर आ रहा है। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। नवीन ठाकुर जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। इनके अलावा आम आदमी पार्टी से रविंद्र आनंद जी भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। नवीन ठाकुर जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। डॉक्टर हरक सिंह रावत की हरीश रावत के साथ जो नजदीकियां हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए टेंशन बढ़ाने वाली हो सकती हैं? 24 घंटे के भीतर दोनों नेताओं के बीच 2 बार फोन पर बातचीत हुई है। नवीन जी, देखिए, दोनों ही प्रदेश के बड़े नेता हैं। हरीश रावत जी जहां कांग्रेस के बड़े नेता हैं, हरक सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। और 2 बड़े नेताओं के बीच अगर 2 बार कोई वार्ता होगी, किसी पार्टी को टेंशन की क्या बात है जी? प्रदेश में आपदा आई और हरीश रावत जी ने कहा भी कि आपदा की घड़ी में सबको एकजुटता के साथ रहना चाहिए। उन्होंने माननीय हमारे मंत्री हरक सिंह रावत जी से सहायता मांगी और हरक सिंह रावत जी ने खुले दिल से सहायता की। लगातार हमारे मंत्रीगण, हमारे मुख्यमंत्री आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हैं, दौरे कर रहे हैं, आपदा प्रभावितों से मिल रहे हैं और उनकी समस्या अगर विपक्ष द्वारा उठाई जा रही है और सत्ता पक्ष से कोई मदद की दरकार कर रहे हैं, तो उनकी मदद करने में बुराई क्या है? सत्ता पक्ष का काम ही सबकी मदद करना है, जनता की मदद करना है। सरकार उस काम को भली भांति कर रही है और माननीय हरक सिंह रावत जी हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं और हरक सिंह रावत जी को अगर सहायता के लिए हरीश रावत जी ने कहा तो निश्चित तौर पर वो मदद कर रहे हैं। हरीश रावत जी ना कहते, कोई और कहता हो तब भी मदद करते। हरक सिंह के दरवाजे पे कोई भी मदद के लिए जाता है, चाहे वो आम कार्यकर्ता हो, चाहे कोई बड़ा नेता हो, उनके दरवाजे पे कोई खाली हाथ नहीं। इसलिए हो रहा है, यशपाल आर्य ने घर वापसी की तो उसके बाद से अब लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हरक सिंह रावत की भी क्या घर वापसी हो सकती है। और वैसे दोनों के बीच 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हृदय परिवर्तित होता हुआ नजर आ रहा है दोनों का ही। देखिए, राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन और कोई स्थायी मित्र नहीं होता जी। ये तो भविष्य के गर्त में है, उनके मन में क्या है और ये उनका अपना व्यक्तिगत विषय है। पार्टी को या हमें उनके इस विषय को, भविष्य के गर्त को लेकर अभी से कोई संभावना हम नहीं जता सकते। लेकिन अभी वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ मंत्री हैं और उन्होंने अगर हरीश रावत जी के आग्रह पर लोगों की मदद की है तो इसमें कोई बुराई मुझे नहीं लगती और हमें कोई इसमें दिक्कत भी नहीं है। कोई टेंशन की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए है नहीं। भारतीय जनता पार्टी 12 करोड़ कार्यकर्ताओं का बड़ा वट वृक्ष है और उसके मंत्रियों से, विधायकों से, सत्ता पक्ष से जो भी मदद मांग रहे हैं 100% मदद मिलती है। हम 100% मदद करते हैं और हरक सिंह रावत जी आपदा के इस घड़ी में आपदा प्रभावितों के बीच हैं, लगातार उनकी मदद कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने 2 बार बात की। कल जो है आपदा प्रभावितों के लिए बात की, आज जो कर्मचारी वहां धरने पर बैठे थे उनके बीच हरीश रावत जी पहुंचे और उनकी मांगों के समर्थन के लिए हरीश रावत जी ने हरक सिंह रावत जी को फोन किया। तो इसमें कहीं कोई बुराई मुझे नजर नहीं आती और भारतीय जनता पार्टी को डर जैसी कोई बात जो है इसमें नहीं है। तो नवीन ठाकुर जी, लगातार कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं या फिर खुद हरीश रावत की बात हम कर लें, ये लगातार इस तरह के दावे क्यों कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक और मंत्री इस समय कांग्रेस के दरवाजे पर खड़े हैं और बस ये जो नो एंट्री का बोर्ड हरीश रावत लगाकर बैठे हुए हैं, इस बोर्ड के हटने का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, चुनाव नजदीक है, कांग्रेस के पास विकास के मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस को पता है कि 5 साल हरीश रावत का जो शासनकाल रहा था वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। इतने बड़े बड़े घोटाले हरीश रावत ने इस प्रदेश में किए और लोग भूले नहीं है उस टीम को भी, लोगों ने टीवी चैनल्स पर देखा है। तो उनके पास कोई मुद्दे तो है नहीं।
अब वो इसी आस में है कि भाजपा कोई बड़े नेता आए तो शायद उनकी नैया पार लगाएं, लेकिन उनकी आस पूरी होने वाली नहीं है। व्यक्तिगत स्वार्थों से अगर एक दो कोई नेता चले गए तो बाकी लोग ऐसे नहीं जाने वाले हैं। वो वरिष्ठ लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी में पूरा सम्मान मिल रहा है और उनको पता है कि कांग्रेस डूबता जहाज है, तो कांग्रेस के डूबते जहाज में हर कोई शामिल नहीं होगा, डूबते जहाज में हर कोई नहीं कांग्रेस चढ़ेगा। वैसे भले ही डूबता जहाज हो, लेकिन उत्तराखंड की सियासत पर अगर हम नजर डालें तो लगातार सत्ता परिवर्तन की परंपरा यहाँ चली आ रही है, तो उस हिसाब से तो इस बार संभावनाएं कांग्रेस की ही लग रही हैं सर। तो कहीं ऐसा तो नहीं फिर से दल बदल की सियासत यहाँ पर जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेगी? 2016 में जो हुआ वो दोबारा से दोहराया तो नहीं जाएगा? 100% सही कहा। उत्तराखंड में अब तक परिपाटी रही कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, चार जो चुनाव हुए चारों में ऐसा ही देखने को मिला। लेकिन आप देखेंगे कि एक परिपाटी और रही। अगर कांग्रेस की सरकार प्रदेश में रही तो लोकसभा में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर सत्ता में रही तो 5 सीटें कांग्रेस ने जीती। ये 3 बार की परिपाटी पहले से रही। लेकिन इस बार 2019 में हमने उस परिपाटी को भी बदला। प्रदेश में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की थी और 5 लोकसभा सीटें भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती। तो अगर जनता उस परिपाटी को बदल सकती है तो 22 में जनता इस परिपाटी को भी बदलेगी कि एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा वाली परिपाटी इस बार बदलने वाली है। और जनता जानती है कि 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया, कांग्रेस का भ्रष्टाचार वाला शासन कांग्रेस दोबारा जनता नहीं चाहती। तो इस बार पुनः वो परिपाटी भी हम बदलेंगे। हमने लोकसभा वाली परिपाटी बदली तो ये वाली परिपाटी भी बदलेंगे, और इस बार 100% भारतीय जनता पार्टी इस परिपाटी को बदल रही है। पुनः 2022 में भारी बहुमत के साथ जो है हम सत्ता में वापसी कर रहे हैं, आप देखिए। और इन दिनों ये देखने में भी आ रहा है सर, उत्तराखंड में लगातार तेजी से राजनीतिक समीकरण जो है वो बदलते जा रहे हैं। अगर हम किसान आंदोलन के बारे में बात करें तो कुमाऊं का राजनीतिक समीकरण इस समय बिगड़ रहा है इस किसान आंदोलन के चलते। उसके अलावा मुख्यमंत्री जिस तरीके से बदले गए हैं वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर है आप लोगों के लिए। तो क्या चिंता बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी की? और उसमें ये बड़ी परिपाटी, जैसा कि आपने इस शब्द का इस्तेमाल भी किया है कि सत्ता परिवर्तन वहां होता रहता है, एक बार आपको मौका मिलेगा तो एक बार उनको मिलेगा, तो ये सारे फैक्टर भारतीय जनता पार्टी नजरअंदाज तो नहीं कर सकती? नहीं, देखिए, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जब से मुख्यमंत्री बने, आप देखिए लगातार जो है युवाओं में उत्साह है और उन्होंने ऐतिहासिक फैसले लिए। शपथ ग्रहण के 3 घंटे के अंदर अंदर कैबिनेट की बैठक ली, उसमें ऐतिहासिक फैसले लिए। गैस टीचरों का मानदेय 15,000 से 25,000 किया। युवाओं के लिए 22 मार्च 2022 तक किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। 1 वर्ष की आयु छूट जो है नौकरियों में भर्तियों में युवाओं के लिए सरकार द्वारा दी गई। और भी बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले युवाओं के लिए लिए गए और युवा उत्साहित है। आप देखिए, जो सितंबर में बेरोजगारी दर 6.2 थी वो अक्टूबर में 4.1 आ गई। 24,000 रिक्त पदों पर जो है भर्तियां निकाली गई। भर्ती की प्रक्रिया बहुत तेजी के साथ शुरू हो गई है और लगातार विकास के नए आयाम जो है मुख्यमंत्री द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं। उपनल के हमारे भाइयों के लिए जो धरने पर बैठे थे उनका 10 वर्ष से कम अनुभव वालों का 2,000 वेतन और 10 वर्ष से अधिक अनुभव वालों को 3,000 वेतन बढ़ाया गया। लगातार जो हम काम कर रहे हैं। टीकाकरण के मामले में उत्तराखंड अव्वल है। अभी हमने जो है पूरे उत्तराखंड में प्रथम डोज का एक रिकॉर्ड में आया। प्रथम हम उन 5 राज्यों में रहे जिन्होंने सबसे पहले डोज लगाई। तो मुख्यमंत्री जी लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। आपदा में आपने देखा इतनी बड़ी आपदा आई और मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली जैसे अपने महत्वपूर्ण दौरे तुरंत रद्द किए और वो आपदा प्रभावित अपने लोगों के बीच पहुंचे। चाहे आप कुमाऊं का मामला देख लीजिए, चाहे चमोली में देख लीजिए, नैनीताल में देख लीजिए, लगातार मुख्यमंत्री जी चाहे ट्रैक्टर में बैठ के जाना पड़ा, चाहे पैदल पहाड़ पे चढ़ के जाना पड़ा, आपदा प्रभावितों के बीच पहुंचे। लगातार जो मॉनिटरिंग की, जिलाधिकारियों के संपर्क में लगातार रहे। केंद्र से मदद की जरूरत पड़ी वो मदद ली गई और जो हमें अलर्ट केंद्र द्वारा और मौसम विभाग द्वारा दिया गया था 17 तारीख को, उस हाई अलर्ट पर जो है हमने एनडीआरएफ के जो हमारे 29 यहाँ पर कैंप है उन सबको हाई अलर्ट पर रखा। जहां सेना की मदद की जरूरत पड़ी सेना की भी मदद ली गई, वायुसेना की मदद ली गई, हेलीकॉप्टरों की मदद ली गई और हजार लोगों को हमने आपदा आने से पहले रेस्क्यू किया।
देखिए, आपदा में जो भारतीय जनता पार्टी या सत्तारूढ़ दल की तरफ से कार्य किए गए हैं उसे कोई नकार नहीं रहा है, लेकिन सियासी समीकरण थोड़े से बदले हुए नजर आ रहे हैं। नवीन जी, देखिए, यशपाल आर्य और संजीव आर्य का इस तरीके से कांग्रेस में जाना, उसके बाद बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ का भी रुख थोड़ा थोड़ा बदला नजर आ रहा है। हरक सिंह रावत ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। तो क्या ऐसा माना जाए कि 2016 में जो उम्मीद लेकर कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में नेता शामिल हुए थे, वो उम्मीद उनकी पूरी नहीं हो पा रही है? नहीं, देखिए, कांग्रेस छोड़कर और कांग्रेस से त्रस्त होकर जो नेता हमारे पास आए थे, भारतीय जनता पार्टी में सबको सम्मान मिला। आज देखिए, 6 जो है मंत्री उन 10 विधायकों में से हमने भारतीय जनता पार्टी ने बनाए। मैंने कहा कि 1-2 नेता जिनका व्यक्तिगत स्वार्थ संगठन से ज्यादा उन पर हावी हो गया और वो वापस चले गए, तो उस विषय में हम नहीं ज्यादा कह सकते। लेकिन हमारे जितने भी नेता भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से आए, हमने उनको सम्मान दिया, उनको जो है मंत्री पद से नवाजा और उनके सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं आई। वो एक विश्व के सबसे बड़े संगठन में जो है बहुत प्रमुख दायित्व पर रहे, और व्यक्तिगत स्वार्थ से अगर कोई चला जाता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी तो सर्वप्रथम राष्ट्र, द्वितीय संगठन और तृतीय स्वयं। तो हमने सबसे पीछे रखने वाले हम कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी में खुद को सबसे पीछे हम रखने वाले लोग हैं और राष्ट्र को प्रथम रखते हैं, संगठन को द्वितीय रखते हैं और खुद को तृतीय रखते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग की तरफ से तो ऐसा कोई दावा नहीं किया जा रहा है कि अभी भी कांग्रेस में कई ऐसे नेता हैं जो आपकी पार्टी में आना चाहते हो, बड़े चेहरे? देखिए, हो सकता है हमारे वरिष्ठ नेताओं से संपर्क में हो, इस विषय की मुझे जानकारी नहीं है। हो सकता है हमारे वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में हो, पूर्व में भी कई लोग आए और कई लोग संपर्क में थे। तो वर्तमान में हमारे शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे संपर्क में है या मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में हो सकते हैं। लेकिन अभी इस तरह की कोई खुलकर जानकारी सामने नहीं आई है। हरीश रावत जरूर ये बात बार बार दोहरा रहे हैं कि आपके यहाँ से बहुत लोग वहां जाना चाहते हैं, लेकिन अभी हरीश रावत की तरफ से नो एंट्री का बोर्ड लगाया हुआ है, इसलिए उनकी वहां पर एंट्री नहीं हो पा रही। ये बड़ा सवाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से हरीश रावत एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं। नवीन ठाकुर जी, देखिए, मैंने कहा कि उन्हें पता है 2022 में ना 9 मंथ फेल होगा, ना राधानाथ सिंह, ना कांग्रेस की सरकार आ रही है, ना वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। उन्हें चिंता केवल अपना मुख्यमंत्री बनने की है। और आपने देखा कि लगातार वो अपने ही संगठन में सिर्फ फुटबॉल मचाए हुए थे कि मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए, मैं ही मुख्यमंत्री का यहाँ प्रबल दावेदार हूँ। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात हरीश रावत जी ने कि मुझे अगर यहाँ पर चेहरा घोषित नहीं किया गया मुख्यमंत्री का, तो कांग्रेस मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सकती। मतलब उन्होंने स्पष्ट मान लिया था कि नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने कांग्रेस कहीं नहीं ठहरती। कांग्रेस की हार जो है वो स्वीकार कर रहे थे और वो कह रहे थे मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। अब बीच में उन्होंने दलित कार्ड का जो है छोड़ा, जिसमें शायद यशपाल आर्य जी फंस गए। उन्होंने कहा कि दलित मुख्यमंत्री होना चाहिए। अरे भैया, जब 12 में मौका मिला था तब क्यों नहीं बनाया? 13 में जब आप बने थे तब आपने क्यों नहीं बनाया? आप जब 2007 में आए थे आपने तब क्यों दलित मुख्यमंत्री नहीं बनाया? पंजाब में जो वो उदाहरण दे रहे हैं उसमें हरीश रावत जी का बयान है। उन्होंने स्पष्ट कहा 2022 का चुनाव हम सिद्धू के नेतृत्व में लड़ेंगे, और देख लीजिए आज पंजाब का क्या हाल है। तो कांग्रेस जो है कलह से ग्रस्त है, हर राज्य में कांग्रेस का बुरा हाल है। जनता पार्टी की बात करूं नवीन ठाकुर जी, तो भारतीय जनता पार्टी के अभी जितने भी विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, मंत्री हैं, वो सब क्या पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? ऐसा तो कोई नहीं है जो खुद को अभी भी मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार मानता हो। नहीं, 100% पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, हमारे सारे विधायक चुनाव लड़ेंगे। और आप फर्क देखिए, हमने 3 मुख्यमंत्री बदले, नेतृत्व परिवर्तन किया, लेकिन हमारे एक भी पूर्व मुख्यमंत्री का आपने कोई एक बयान सुना या उन्होंने संगठन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कोई बयान दिया? लेकिन कांग्रेस ने केवल एक मुख्यमंत्री पंजाब में बदला और उनके आप बयान देख लीजिए। उनके मुख्यमंत्री ने कहा कि सिद्धू जैसे नेता को अगर आपने कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बना दिया तो पंजाब अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता हुआ प्रदेश है और सिद्धू देशद्रोही हैं, उनके भाजपा से संबंध है, तो राष्ट्र की संप्रभुता पर खतरा उमड़ जाएगा। इतना जो है कटु बयान पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री ने दिया, जो किसी जमाने में राहुल गांधी के और सोनिया गांधी के बहुत करीबी होते थे। तो आप देख लीजिए, ये फर्क कांग्रेस और भाजपा में है। हमारे मुख्यमंत्री को जो दायित्व संगठन ने दिया वो कर रहे हैं, और हमने चेहरा बदला तो उत्तराखंड में विकास का पहिया नहीं रुका। विकास उत्तराखंड में अनुरोध जारी है, चाहे त्रिवेंद्र जी का समय रहा हो, विकास में उन्होंने कोई कमी नहीं की, चाहे तीरथ सिंह रावत जी रहे हो,
दुर्भाग्य से दूसरी लहर उनके समय में आई, लेकिन उन्होंने भी जो है डटकर उसका मुकाबला किया, लगातार व्यवस्थाएं दुरुस्त की। और अब पुष्कर सिंह धामी जी लगातार जो है युवा चेहरा है, युवा मुख्यमंत्री हैं, युवा जोश है, और उत्तराखंड के युवा पुष्कर सिंह धामी जी के साथ हैं। एक मैं आपसे यहाँ पर अश्योरेंस चाहती हूँ सर, अब ये तो आप कह सकते हैं ना कि अब कोई और दूसरा या तीसरा या चौथा नेता छोड़कर नहीं जाएगा भारतीय जनता पार्टी। अब कोई और तो संभावित नाम नहीं है इस लिस्ट में जिनकी ऐसी संभावनाएं हैं कि वो अभी निकल सकते हैं पीछे के दरवाजे से। कोई नहीं जा रहा है, सबको पता है। मैंने कहा यशपाल आर्य जी तो केवल हरक सिंह रावत जी की गुगली में फंस गए, जिन्होंने कहा कि दलित मुख्यमंत्री होने चाहिए। हरक सिंह रावत जी को लगा शायद, यशपाल आर्य जी को लगा शायद जो है मुझे वहां पे मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, तो व्यक्तिगत स्वार्थ उनका हावी उन पर हो गया और वो वहां चले गए। बाकी सब लोग जानते हैं हरीश रावत जी दो तरह के बयान दे रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैंने नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है, वो पापी हैं, तो कोई नहीं चाहेगा कि वो पापी भी कहलाए, माफी भी मांगे और उसके बाद जो है वो हरीश रावत जी के पैर पकड़कर फिर वहां जाए। हरीश रावत जी ने पहले क्या दुर्गति उन लोगों की वहां की थी और अब क्या वो करेंगे, तो सब लोग समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी में सम्मान है, भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन है, भारतीय जनता पार्टी में भविष्य है। कांग्रेस में ना सम्मान था, ना कांग्रेस में कोई अनुशासन था, ना कांग्रेस का कोई भविष्य था। चलिए, अभी तो ये भी क्लियर नहीं है कि कांग्रेस हरीश रावत को ही अभी मुख्यमंत्री का चेहरा मानती है या फिर यशपाल आर्य को जिम्मेदारी दी जाएगी। तो फिर भी मान लेते हैं कि अगर हरीश रावत भी चेहरा होते हैं तो उत्तराखंड में जो चुनाव होगा वो हरीश रावत वर्सेस पुष्कर सिंह धामी होगा या हरीश रावत वर्सेस नरेंद्र मोदी होगा? रावत जी को भी तो चेहरा घोषित होने में समय लगेगा, वो खुद को चेहरा घोषित नहीं करवा पाए, लेकिन हमारा चेहरा पुष्कर सिंह धामी है और जिसका भी मुकाबला होगा पुष्कर सिंह धामी जी से होगा। पुष्कर सिंह धामी जी युवा चेहरा है, युवा जोश है और लगातार 18 से 20 घंटे वो प्रदेश में काम कर रहे हैं। रात 1:30 2-2 बजे तक आप देखिए वो काम करते हैं। 2-2 बजे तक आपदा को लेकर उन्होंने बैठकें की हैं। लगातार जो है उन्होंने मुख्य सचिव से लेकर सभी जिलाधिकारियों के साथ जो है समन्वय बना के रखा। तो हमारे चेहरा तो पुष्कर सिंह धामी है। 100% पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड का चुनाव केवल लड़ नहीं रही है, वो जीत भी रही है। मुझे 100% विश्वास है पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम पुनः भारी बहुमत से उत्तराखंड में आएंगे। और उत्तराखंड की जनता ने जिस प्रकार लगातार पिछले 4 वर्षों से आप देख लीजिए जो चुनाव हुए, हम 17 में सत्ता में आए, 19 में लोकसभा के चुनाव हुए, 5 सीटें 2 वर्ष का कार्यकाल का आकलन करने के बाद ही जनता ने हमें जिताया। 5 लोकसभा की सीटें हमारी झोली में डाल दी। लोगों ने कहा, विपक्षियों ने कहा नहीं जी तो मोदी जी के नाम पर वोट था। चलो ठीक है, पंचायत के चुनाव तो बहुत निजी चुनाव होते हैं, बिल्कुल जो है गली मोहल्ले के चुनाव होते हैं। उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक उसमें प्रतिभाग करता है। स्थानीय मुद्दे होते हैं, उसमें उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया। निकाय के चुनाव, नगर पालिकाओं के चुनाव बिल्कुल स्थानीय, उसमें भारतीय जनता पार्टी को लगातार आशीर्वाद उत्तराखंड की जनता ने दिया, बहुमत दिया। उसके बाद अगर विपक्षी फिर आरोप लगाते हैं कि विधानसभा के चुनाव तो अलग है, तो आप देखिए 3 विधानसभाओं के उपचुनाव उत्तराखंड में हुए। अभी वो 4 महीने पहले चाहे सल्ट का उपचुनाव हो, हर उपचुनाव में उत्तराखंड की सम्मानित जनता ने, देवतुल्य जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया, अपना स्नेह दिया। और इसी प्रकार 2022 में भी उत्तराखंड की जनता विकास के नाम पर जो है वोट करेगी और भारतीय जनता पार्टी को पुनः भारी बहुमत के साथ 2022 में हम सत्ता में आने वाले हैं। मैं आपको 100% जो है यहाँ पे अश्योर करता हूँ, गारंटी देता हूँ। चलिए सर, ये तो देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि ये मिथक जो है वो टूटता है या नहीं। और एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगी, जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में ये दांव चला है कि हम 40% महिलाओं की हिस्सेदारी रखेंगे चुनावों में, आपको लगता है कि उत्तराखंड के चुनाव में भी कांग्रेस इस तरह का कोई दांव चल सकती है? और अगर ऐसा दांव चला भी जाएगा तो मजबूत चेहरे आपको नजर आते हैं? देखिए, प्रियंका गांधी जी जानती हैं कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में क्या हाल है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बिल्कुल लूटी पीटी है। कांग्रेस का तो उत्तर प्रदेश में संगठन नाम की कोई चीज नहीं है। और पिछले विधानसभा का चुनाव आप देख लीजिए, कांग्रेस को उस पार्टी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया, उस समाजवादी पार्टी के साथ जिसने 1992 में उत्तराखंडियों की छातियों पर जो है गोली चलाई, जिसने उत्तराखंडियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया, उस पार्टी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया सत्ता के लालच में और मुंह की खाई। कांग्रेस जब उनके साथ गठबंधन कर नहीं जीत पाई तो अकेले दम पे कांग्रेस क्या जीतेगी? तो वो नए नए शिफूगे छोड़ रहे हैं, नए नए प्रयोग कर रहे हैं। वो जैसे मर्जी प्रयोग करें, जो मर्जी प्रयोग करें। भारतीय जनता पार्टी का अपना कैडर है, भारतीय जनता पार्टी का अपना कार्यकर्ता है। हम अपने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव जाएंगे। हमने जो काम किया हम उन काम के नाम पर जो वोट मांगने जाएंगे। कांग्रेस की तरह हमें शिफूगे छोड़ने की या इस तरह की जो है नई नई बातें करने की आदत नहीं है। हमारा तो संगठन
जो तय करेगा, जो सीट तय करेगा, पूरा संगठन उस पर जो है चुनाव लड़ेगा। और कांग्रेस का तो जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में बुरा हाल है, उत्तराखंड में भी उसका बुरा हाल हुआ, वो 11 पर सिमट गए। और 22 में भी मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश जैसे ही हाल उत्तराखंड में पुनः कांग्रेस का होने वाला है। जो 17 में कांग्रेस का उत्तराखंड में हाल हुआ, वही हाल मेरे ख्याल से 22 में भी होगा। तो प्रियंका गांधी जी का ज्यादा कोई प्रभाव है नहीं। प्रियंका गांधी जी तो एक जो है टूरिस्ट पॉलिटिशियन है। जिस राज्य में चुनाव होता है तो उस दौरान के लिए वो 1-1.5 महीने के लिए आ जाती है और उसमें भी भेष बदल के आती है। आप देखिए प्रियंका गांधी जी जब केरल में चुनाव हुए थे तो वो क्रॉस पहनकर पूरा जो है, जहाँ जिस प्रकार की आबादी होती है, चर्च में जाकर जो है जीसस ब्लेस मी जो है वो चलती हैं। उसके बाद अगर कश्मीर में चुनाव होते हैं तो फिर उनका जो है वो चेंज हो जाता है पहनावा। उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं तो साड़ी में वो मंदिर जाने लगती हैं। तो इनका दोगला चेहरा अब देश की जनता पहचानने लगी है। और उत्तराखंड वासी तो कम से कम उनको सीरियस नहीं लेते। वो उत्तराखंड में आने वाले समय में कांग्रेस का कितना जनाधार अब उत्तराखंड में बचा है, ये तस्वीर साफ होने में भी अब ज्यादा समय बाकी नहीं रह गया है। रविंद्र आनंद जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। रविंद्र आनंद जी, अभी आप देख रहे होंगे, आप तो खैर नए आ रहे हैं उत्तराखंड में, अभी आपको भी ये हो रहा है कि चलिए देख लेते हैं त्रिकोणीय बनाकर मुकाबला की हो पाएगा या नहीं। लेकिन दोनों मजबूत पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इस समय ये देखने में आ रहा है कि दल बदल की जो राजनीति है यहाँ जबरदस्त तरीके से हो रही है। क्या इसे बड़ा मुद्दा बनाने में आम आदमी पार्टी सफल हो पाएगी? देखिए, पिछले 21 साल में जनता ये समझ चुकी है कि दोनों ही पार्टियां जो है सिर्फ अपने लिए राजनीति करती हैं, अपने फायदे की राजनीति करती हैं। बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी विधायकों को तोड़ने में, मंत्रियों को तोड़ने में, चुनी हुई सरकार को गिराने में माहिर है। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी अब यही रुख अपना लिया है। और मैं अभी देख रहा था कुछ समय पहले भी, तो बीजेपी के और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ये दावे कर रहे हैं कि इनके बीजेपी के अनिल बलूनी जी ने ये कहा कि हमारे यहाँ हाउसफुल का बोर्ड लग चुका है। कांग्रेस के सभी नेता हमारे यहाँ आने को तैयार हैं, हरीश रावत को छोड़ के। वहीं हरीश रावत जी का बयान आया कि आधी से ज्यादा बीजेपी की जो विधायक हैं, सरकार है, वो सब हमारे संपर्क में है। तो प्रश्न ये उठता है कि ये लोकतंत्र है? क्या बीजेपी जिस चाल चरित्र चेहरे की बात करती है यही उसका चाल चरित्र चेहरा है? कांग्रेस जिस लोकतांत्रिक पार्टी की बात करती है, क्या यही लोकतंत्र है कि दूसरे के विधायकों को तोड़ना? अभी आपने देखा होगा कि बीजेपी के दिग्गज नेता, दलित चेहरा यशपाल यादव जी अपने बेटे सहित कांग्रेस में चले गए। और अभी भी अटकलें जो लग रही हैं, जो हरक सिंह रावत जी के बयान आ रहे हैं, हरीश रावत जी के बयान आ रहे हैं, तो देखिए मुझे लगता है कि ये उत्तराखंड को लूट खसोट का धंधा बना लिया है दोनों पार्टियों ने। और जनता इस बात को समझ रही है, पिछले 21 सालों से देख भी रही है कि बीजेपी और कांग्रेस ने लूटने का काम किया है। अब नए विकल्प की ओर जनता चलना चाहती है और नए विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी ही एक ऐसा विकल्प है जो आम आदमी की बात करता है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये जो जिस प्रकार की राजनीति बीजेपी और कांग्रेस कर रही है उसका पूरा का पूरा लाभ आम आदमी पार्टी को मिलेगा। क्योंकि ये इस समय जो कर रहे हैं इनको यही नहीं पता कि ये कर क्या रहे हैं। ये जो खरीद फरोख्त का धंधा और जोड़ तोड़ की राजनीति जो दोनों पार्टियां कर रही हैं, इसका लाभ पूरा का पूरा मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को मिलेगा। और जनता बहुत साइलेंटली वोट करेगी और हमें ऐसा पूर्ण विश्वास है कि दोनों पार्टियों की जमीन खिसकने वाली है। पल्लवी जी, आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि डॉक्टर हरक सिंह रावत और हरीश रावत के बीच जमी बर्फ अब पिघलने लगी है। दोनों नेताओं के बीच एक बार फिर से बातचीत शुरू हो गई है। हालांकि सियासी गलियारों में ये सुगबुगाहट भी है कि कहीं हरक सिंह रावत अब अपना पाला तो नहीं बदल लेंगे। ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा कि उत्तराखंड की राजनीति में अभी और कितने लोग दल बदल की सियासत अपनाने वाले हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।